नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, आज मैं परिहार विधानसभा क्षेत्र में हूँ और परिहार विधानसभा क्षेत्र जो है पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पान जल संकट की समस्या को लेकर यहाँ पर आरजेडी से नेत्री रितु जायसवाल जी अनशन पे थे और निर्दलीय प्रत्याशी श्री महेंद्र यादव जी भी अनशन पे थे। परिहार में जो है जल संकट की समस्या छाया हुआ है। यहाँ पर लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी अगर मिल पा रही है तो उसकी स्वच्छता कितनी है, यह एक जांच का विषय है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रमुख मेहमान है श्री महेंद्र यादव जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत अभिवादन है, स्वागत है हमारे लोकवाणी न्यूज चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर आपने अनशन पे बैठा था, आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, अनशन पर आप बैठे। अनशन पर बैठने के बाद आपका क्या कुछ मांग था, क्या कुछ डिमांड था और कितना चीज पूरा हुआ पीएचडी विभाग से? हम 2 महीने के अंदर 2 बार बैठे हैं धरना प्रदर्शन। पेयजल संकट हमारा एक सूत्री मांग था, जो मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। हम लगातार 4 वर्षों से जिला प्रशासन, पीएचडी विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी और कंसर्निंग सभी अथॉरिटीज को लिखते रहे हैं कि पेयजल संकट गहराता जा रहा है। इसका समाधान समेकित कार्यक्रम लेकर के, पेयजल की स्पेसिफिक योजना लेकर के, स्पेसिफिक आर्थिक पैकेज देकर के किया जाए। हमें आंशिक सफलता मिली है, जो अपेक्षित नहीं है। जितना हमको करना चाहिए था, जितना हमको होना चाहिए था, उतना नहीं हो सका। बाध्य होकर के हम आंदोलन का रुख किए और 21 जुलाई 2025 को जब हम धरना प्रदर्शन किए, जब उसमें लोगों की भागीदारी हुई और हमने व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं, उच्च पदस्थ लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों या फिर लेजिस्लेचर के हों, हमने उनको चैलेंज किया कि यदि आप पीने का पानी का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो आपका बिजली पानी काटेंगे। ये सिविल लाफरमानी है। आपको एहसास कराएंगे कि एक आम आदमी पीने के पानी के लिए कितना झेलते हैं, उनको कितना दर्द होता है। जिला पदाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया और तात्कालिक रूप से टैंकर सेवा भी संचालित कराया। सर्टेन अमाउंट में IM to चापाकल, जो मोटा वाला हेड देखते हैं आप, वो भी कुछ सैंक्शन कराए गए और कुछ बोर्डिंग भी सैंक्शन हुए। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने अपने पद का दुरुपयोग करके उसे अधिकतम लोगों के लाभ का जरिया बनाने के बजाय अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति में उस चीज का इस्तेमाल किया। टैंकर सेवा को कहा यहाँ जाओ वहां नहीं जाओ, ये मेरे वोटर है, ये मेरे वोटर नहीं है, ये इस जाति के लोग हैं, ये इस जाति के लोग हैं, ये इस धर्म के लोग हैं, इस धर्म के लोग हैं। IM to चापाकल लगने का जो स्थल चयन है, यदि लोकल यूनिट के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य जी हों, चाहे मुखिया जी हों, सरपंच साहब हों, पंचायत समिति के सदस्य जी हों, पंच हो, इन लोगों से कॉन्सेंट लेकर के यदि ये कार्यक्रम इम्प्लीमेंट किया जाता, जो भी संख्या IM to चापाकल लगने का है, तो ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सकता था। जहां बोर्डिंग लगा है नया, उन जगहों का भी चयन लोकल बॉडीज के कॉन्सेंट से होता तो ज्यादा बेहतर होता और ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया सकता था। तो आप लगातार 15 वर्षों से सत्ता शासन में काबिज हैं और आप अपने सत्ता शासन के रौब रुआब का, अपने प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को जल संकट से उबार नहीं पाए और हम संघर्ष करके जिला प्रशासन को, सरकार को प्रभावित करके संज्ञान में देकर के कोई योजना सैंक्शन कराते हैं, तो आप श्रेय लेने की होड़ लगाते हैं। इससे आपको कितना राजनीतिक लाभ होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कॉमन पर्सन को तो कष्ट हो रहा है ना, आपके राजनीतिक अनपेक्षित हस्तक्षेप से। ये योजना जो जन कल्याणकारी हो सकती है, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकती है, उससे समाज वंचित रह गया। बाध्य होकर के हमको पुनः धरना का रुख करना पड़ा। अनिश्चितकालीन कार्यक्रम बैनर आप देख रहे हैं, इसी बैनर के तले हमने किया था 11 सितंबर 2025 को ब्लॉक मुख्यालय परिहार में। जब मैं बैठा तो हाथ पांव फूलने लगा जिला प्रशासन का, प्रखंड मुख्यालय के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और पीएचडी विभाग के जो अधिकारी हैं। हमने अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम तय किया और हमारी योजना थी कि प्रखंड के जो अधिकारी हैं वहां से हम शुरू करेंगे। BDO साहब हैं, CO साहब हैं, थाना अध्यक्ष हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के ऑफिसर हैं, हम जो भी अथॉरिटी ब्लॉक में बैठते हैं, इनका हम बिजली पानी काटेंगे और मैसेज देंगे सरकार को कि यदि आप पब्लिक के कष्ट से वाकिफ नहीं है, संज्ञान में नहीं लेते हैं,
तो आपको हम प्रैक्टिकली एहसास कराएंगे कि देखिए बिजली पानी के बिना जिंदगी कैसी होती है। फिर गंभीरता से लिया, जिला प्रशासन ने, डीएम महोदय बहुत गंभीरता पूर्वक निर्देशित किए संबंधित विभाग को, बीडीओ साहब को, कि आप सॉर्ट आउट करिए कैसे लोगों को पानी पहुंचाइएगा। तो तात्कालिक राहत के रूप में सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से टैंकर द्वारा जल आपूर्ति की योजना को स्वीकृति दी गई और पंचायत के प्रतिनिधियों के देखरेख में एक एक टैंकर हर पंचायत को मुहैया कराया गया है और उत्तर जारी किया कि हर पंचायत के जनप्रतिनिधियों की देखरेख में हर गांव में टैंकर द्वारा जलापूर्ति की योजना नियमित रूप से चलाई जाएगी जब तक कि स्थायी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो जाती है। नया चापाकल लगाने की, नया बोरिंग लगाने की, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी, उस पर बात चलती रहेगी। हमने सर्टेन जो क्रोनिक स्थिति है, ज्यादा गंभीर स्थिति जिन पंचायतों में है, जिन वार्ड्स में है, स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स जो धरना स्थल पर लोग आए थे, हमने नोट भी कराए, जो एसडीओ आए थे पीएचडी विभाग के, जो जेई आए थे और जो अथॉरिटी लोग आए थे, बीडीओ और अन्य जो अथॉरिटी आए थे, उनको हमने, इन जगहों पर ज्यादा कष्ट है लोगों को, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, इसलिए तात्कालिक रूप से वहां कार्यक्रम चलाया जाए। तो हमारी उपलब्धि है, लेबर नेवर गोज इन वैन। आप जो मेहनत करते हैं, आप जो संघर्ष करते हैं, वो बेकार नहीं जाता है। और डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता की आवाज बनकर आप जब संघर्ष करते हैं तो सत्ता शासन कुंभकर्णी निद्रा से जगता है। तो सत्ता शासन जो कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, जिनको सिर्फ जाति, पार्टी, धर्म, मजहब का जो इक्वेशन है, ध्रुवीकरण की राजनीति करके सत्ता शासन में आने की जो लत लग गई है, उनको जनता की ताकत का एहसास कराने का सबसे अच्छा जरिया है धरना, प्रदर्शन, अनशन और जो भी सिविल नाफरमानी का तरीका हो सकता है। कहते हैं जब सड़कें वीरान होती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो हम डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे इसी बिहार से लिच्छवी गणराज्य से गणतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बयार बही थी, जो आज सारी दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यवस्थाओं में शुमार है। तो हम लोकतंत्र की जननी, वैशाली की धरती, सीतामढ़ी की धरती, बिहार की धरती से आते हैं। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो पब्लिक है उसका स्थान सर्वोपरि है। वो जिसको चाहे तिल को पहाड़ बना दे, पहाड़ को समुद्र में डुबा दे। उसी पब्लिक को जगा करके, जागरूक करके, सचेत करके, उन्हीं की ताकत और उन्हीं के हुंकार पर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर सकते हैं। उसमें मैं लगा हूं और मेरी पहुंच और हैसियत जहां तक जाती है, मैं लगातार जन सरोकार से जुड़ा हूं, लोगों से जुड़ा हूं। निजी स्तर से जो कर सकता हूं करता रहता हूं। सत्ता शासन के संज्ञान में जो बातें देनी होती है, अपने लेखनी से, अपने वाणी से, अपने संघर्ष से, मैं इन बातों को सत्ता शासन तक पहुंचा करके कॉमन पर्सन के वेलफेयर के लिए और उनकी जिंदगी में व्यवस्थाओं को सुलभ करने के लिए जो कर सकता हूं मैं करता रहता हूं। और मुझे भरोसा और विश्वास है, डेडलाइन निर्धारित करके कोई व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। पेयजल की बात आपने किया, तो पेयजल की स्थिति पूरे भारतवर्ष में क्रोनिक है। आप 2024-25 का लोकल सर्किल्स का सर्वे रिपोर्ट आप देख लीजिए, बहुत स्पष्ट लिखा है कि भारत में 3 से 6% लोग शुद्ध पानी पी रहे हैं। 3 से आर एक्सेस टू सेफ एंड हाइजेनिक वाटर। आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनेता, विश्व गुरु कहलाने वाले लोग, हिंदुस्तान के आम आवाम को आजादी के 78 वर्षों बाद मात्र 3 से 6% लोगों को सेफ एंड माने हाइजेनिक पानी पिलाने में सक्षम हो पाए हैं। ये कितनी लज्जाजनक स्थिति है, सो बताइए। मैं बार बार कहता हूं, एक छोटा सा देश सिंगापुर है, जो भूगोल के दृष्टिकोण से काफी असहज है, टापुओं का देश है, खारे पानी का टापू है, समुद्र है चारों तरफ से घिरा हुआ टापू, और हमारे जैसा जो भूगर्भ जल है मीठा पानी का, वो उसके पास नहीं है। सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बूते 8000 किलोमीटर कैनाल बना करके, पानी का स्टोरेज करके और बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा करके, 150 तरह का साइंटिफिक टेस्ट करके सबसे शुद्ध और हाइजेनिक पानी अपने देश के नागरिकों को पिला पा रहा है। तो हमारा रोल मॉडल सिंगापुर क्यों नहीं होता है? लालू जी किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर जाते हैं और पानी की व्यवस्था नहीं देख पाए। उनकी बच्ची तो सिंगापुर में रहती भी है। हमारे नेता नीतीश बाबू लंदन जाते हैं आंख का, दिमाग का इलाज कराने के लिए। 20 वर्ष करीब लालू जी का और 20 वर्ष करीब नीतीश बाबू का। इन 40 वर्षों में
आप एक मॉडल अस्पताल अपने बिहार में नहीं बना सके जहां आपके आंख का, दिमाग का और आपके किडनी का इलाज हो सके, अपने ही लिए बना लेते, पब्लिक के लिए छोड़ दीजिए ना। और थाल से थाल धोने की कवायद हो रही है। उनका सत्ता शासन जब था तो उन्होंने क्या बिहार को दिया, उन बातों में नहीं जाते। कहते हम सत्ता शासन में आएंगे तो ये सपना आपका पूरा। ये कहते हैं कि चुनाव अब नजदीक है, इससे पहले चुनाव में कहे कि अब अंतिम है, ये अंत भला तो सब भला। जब हिंदुस्तान कोरोना काल को झेल रहा था, लॉकडाउन पीरियड को झेल रहा था, बिहार के लाखों करोड़ों नौजवान जब प्रदेशों में फंस गए थे, तो हमारे नीतीश बाबू ने क्या कहा था, याद करिए आप लोग। जो जहां है वहीं रुको। पैदल पांव लोग जान बचाने के लिए भागे आ रहे थे। जो जहां वहीं रुको, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। जब आने लगे लोग जिंदगी बचाने के लिए, तो कहा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं मजदूरों का और सबको रोजगार दिलाएंगे, रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे। एक एक करके सर हम पलायन ही 2005 में उनका मुद्दा था कि हम पलायन को रोकेंगे। 2005 में उन्होंने कहा था कि इतनी सारी बात आप करते हैं, आपकी लोकप्रियता भी है, लोग आपके सुनते भी हैं और पूरे बिहार में आपकी चर्चा हो रही है, लोग आपको देख रहे हैं। सर फिर इतना लोकप्रिय होने के बाद आप किसी पार्टी से क्यों नहीं आते, तो ज्यादा फायदा रहता सर आपके लिए। सर पार्टी से हम आए थे ना 2005 में। हम इंडिपेंडेंट 2000 का चुनाव लड़े थे, हमको समथिंग लाइक 20,000 वोट आया था। भाजपा के जो नेता थे, बड़े नेता अरुण जेटली साहब जी, उन्होंने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन गोपाल बाबू को मेरे पास उन्होंने भेजा, महेंद्र सिंह यादव को हम सिंबल देंगे, आप उन्हें हमारे साथ जोड़िए। हम जुड़े, हम लड़े भी, लेकिन हम टिक नहीं पाए वहाँ। इसलिए नहीं टिक पाए कि हमारे यहाँ बगल में मजौलिया गांव है, वहाँ की हमारी 7 बेटियां ह्यूमन ट्रैफिकर्स के जाल में फंस गई। लोकल जो दलाल थे उन लोगों ने 7 बेटियों को हरियाणा के ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हवाले कर दिया। हमने उसको पकड़ा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया। और उस समय जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी जी, भाजपा के ऑल इन ऑल करता धरता, उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि मैं उन लोगों को छोड़ दूं जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स पकड़े गए थे। 4 पुरुष 2 महिलाएं, 8 मोबाइल, लाल बत्ती, सायरन, जिप्सी, ये सब पकड़ के हमने दिया था साक्ष्य प्रमाण के साथ। हमको उन्होंने कहा कि बीजेपी पर कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए। तो हम सुशील मोदी जी के आमने सामने हो गए। और सुशील मोदी जी के आमने सामने होने का मतलब है बीजेपी से अलग हो जाना। लाइकवाइज जिस पार्टी में हम जाएंगे, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम जनहित की राजनीति करते हैं, हम जनहित के मुद्दों पर मुखर होंगे। और जब जनहित के मुद्दों पर मुखर होंगे तो ईगो क्लैश होता है। जो पार्टी के स्थापित नेता है वो नहीं चाहते कि कोई मुखर व्यक्ति, जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने वाला व्यक्ति हमारा सेकेंड लाइन वाला हो। उनको डर होता है कि अपने मेरिट से कहीं हमको भी सरपास न कर दे। तो हमारे जैसे व्यक्ति को सदन पहुंचने का एक ही रास्ता है कि जिस पब्लिक की आवाज हम बनते हैं, वो पब्लिक पार्टी जाति की वर्जनाओं को तोड़ करके इंडिपेंडेंट हमारे जैसे आदमी को आगे लावे। जैसे बिहार में पप्पू यादव जैसे लोगों को लोग लाते हैं, लाते रहे। तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कोई शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करता है, शॉर्टकट में जेन केन प्रकारेन माल कमाओ, और जो भी लुंज पुंज रास्ता है उसको अपना करके पार्टी के नेता को ऑबलाइज करके टिकट लेके आओ और पार्टी के इक्वेशन से, जाति धर्म के इक्वेशन से सत्ता शासन में जाओ, मलाई खाओ। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है, हम अपवाद हैं। लोग आपके जैसे मित्रों में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी कहते हैं कि आसान रास्ता अपनाइए। मैं 7 बार हारा हूं और 8वीं बार कमर कस के तैयार हूं लड़ाई के लिए। तो ये बात थोड़ी असहज लगती है। मैं लड़ रहा हूं तो मुझे सहज लगता है, क्योंकि मैं अकस्टम्ड हो गया हूं, मैं अभ्यस्त हो गया हूं। मुझे लगता है कि मेरे लिए शायद सहज रास्ता यही है। ये मुझे आसान लगता है कि मैं कॉमन लोगों की सेवा करूं। 5 साल सेवा करने के बाद 5 साल के बाद मजदूरी मांगने जाता हूं। आप ताकत दीजिए। मुझे जो नाम शोहरत समाज ने दिया है, महेंद्र सिंह यादव, ए बिग ब्रांड है, बिग नेम महेंद्र सिंह यादव। इस नाम के बदौलत, इस शोहरत के बदौलत, इस पहचान और रेपुटेशन के बदौलत जो मैं आपके लिए कर पाता हूं, इट इज नॉट एनफ। आई वांट टू डू मोर। आप ताकत दीजिए, मैं ज्यादा कर पाऊंगा। ठीक है ना? जनता से आप ताकत मांग रहे हैं। बिल्कुल ताकत मांगते हैं हम। मैं करता हूं, लोग कहते लड़ते ही रहता है। मैं कहा ना 7 बार मैं लूज किया हूं, 8वीं बार मैं कमर कस के तैयार हूं।
इन 30-35 वर्षों के दरमियान जो दर्द, जो पीड़ा मुझे दिया गया सत्ता शासन के द्वारा, लालू जी की सरकार में 3 में मुझे शूट एक्साइड का आदेश किया गया था। 2000 में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गया था। मेरे पक्ष में 800 से ज्यादा मतदान जिन जिन बूथ पर हुआ था, 17 बूथ को कैंसिल करा के 2000 का विधानसभा चुनाव मुझे हराया गया था। मैं क्रॉस कर गया था 39,000, लेकिन तब भी मैं 20,000 के आसपास रहा। तो मैं इन्हीं कारणों से, मेरा जो तरीका है पब्लिक से जुड़ के रहना, उनकी सेवा करना, और जब ताकत लेने की बारी आती है, 5 साल पर चुनाव होता है, तो मैं समाज के पास जाता हूं। हमारा समाज दूरदर्शी नहीं है। एकेडमिक स्टैंडर्ड हमारे इस समाज का, परिहार सोनवर्षा क्षेत्र का बिलो है, डाउन है। इसलिए शायद हम चूक जाते हैं, लेकिन हम हताश निराश नहीं है। स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम 2 चुनाव नहीं भी लड़ पाए हैं, 15 और 20 में हमें धरता राजद सरकार के, उनके संजाल में मैं फंस गया था। वो स्रूट सेटर है, वो कैसे दुश्मन को निपटाना है उसका तौर तरीका उनको मालूम है। वो पर्दा पर नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से सारा साजिश और षड्यंत्र करना उनका आता है। कहने का मतलब विधानसभा होने के कारण यह कितना सुरक्षित विधानसभा है परिहार का, क्योंकि आप देख रहे हैं नेपाल में भी भयावह स्थिति है, और माननीय विधायक जी और जिला प्रशासन की तरफ से क्या मांग होना चाहिए इस विधानसभा को सुरक्षित करने के लिए, शायद अभी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यह सवाल आपसे पूछा। बहुत प्रॉपर क्वेश्चन आपका है ये। आप जहां बैठे हैं जी। परिहार विधानसभा क्षेत्र की चौहद्दी में 3 तरफ नेपाल है। सिर्फ एक दक्षिण दिशा है भारत। पूरब में नेपाल है, उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में नेपाल है। हम नेपाल के अंदर घुसे हुए हैं। सिर्फ दक्षिण में चौहद्दी में भारत है। पूरब में नेपाल हमारा है, उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में नेपाल है, और खुली सीमा है। यहां एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो सीमा का पहरेदार भी हो। मैं ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता। आप राकेश राठी एसपी साहब से बात कर सकते हैं, आप विवेक कुमार पूर्व जो हमारे एसपी साहब उनसे बात कर सकते हैं। अभी हमारे जो एडीजी हैं बिहार में, कुंदन कृष्णन साहब, ही नोज मी बेटर। मैंने कई बड़े अधिकारियों से, कर्मठ अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस जोन को क्राइम के नियंत्रण में मदद किया हूं। नेपाल के कई बड़े पुलिस अधिकारी हैं जिनके साथ कोऑर्डिनेशन करके मैंने इस इलाका को अपहरण, आतंक जैसे अपराधों से मुक्त किया। आप याद करिए, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। सोनवर्षा में एक थाना अध्यक्ष पदस्थापित थे, 8-9 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ ले आया जाता था, यहाँ के लोग इस्लाम ले आया जाता था, और पैसे उगाही की जाती थी थाना के 1 किलोमीटर के रेडियस में। कि उनकी रहबरी में, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में ये अपहरण का कार्य कराया जाता है। नेपाल के पुलिस अधिकारी, नेपाल के क्रिमिनल, इंडिया के पुलिस अधिकारी, इंडिया के क्रिमिनल, ये मिल करके एक संजाल चला रहे थे। 1 महीना में 32 अपहरण हुआ था। जब मेरे नोटिस में बात आई, मेरे पास जब पुष्ट सूचनाएं आने लगी, तो मैं आईजी थे गुप्तेश्वर पांडे जी, मैं उनसे मिला था और मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया, और इस इशू को लेकर के मैं आमरण अनशन पर बैठा सोनवर्षा में, और 48 घंटा का अल्टीमेटम हमने दिया कि यदि ऐसे गलत कार्य करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आत्मदाह करूंगा। ये गैर जवाबदेह फैसला था, असंवैधानिक फैसला था। लेकिन जब थाना अध्यक्ष ही अपहरण उद्योग चलाएगा तो पब्लिक किसके पास जाएगी, बोलिए? तो मैं बाध्य था कि जब समाज का कोई भी अच्छा सच्चा व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगा। मैंने खुद को दांव पर लगाया। थाना अध्यक्ष ने कई तरह से उस घटना को मोड़ने की कोशिश की, कास्ट का एंगल, रिलीजियस एंगल देकर के कोशिश किया मेरे धरना को तोड़ने का, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने मकसद में सफल रहे। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, थाना शांत हुआ, उनको लाइन हाजिर किया गया और सोनवर्षा थाना अपराध मुक्त हुआ। विगत वर्ष जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस दरमियान भी 2 अपहरण कराए गए थाना के 1 किलोमीटर के रेडियस में। 1 किलोमीटर क्या कहे, सोनवर्षा और चिल्ड्रा तो अगल बगल ही है। आधा किलोमीटर के रेडियस में 2 अपहरण हुआ। कामेश्वर राय और अभिषेक, चिल्ड्रा चिल्ली के 2 लोग, कामेश्वर राय और अभिषेक, और दोनों ही मामलों में अपराधियों को मैंने चैलेंज किया तो रिकवरी हुई। फिर सर उठा रहे अपराधी,
आए दिन घटनाक्रम सोनबरसा क्षेत्र में होती रहती है। मैं दुखी हूं, मैं द्रवित हूं कि मैंने परीक्षा दिया है, मैं कठिन परीक्षा दिया हूं। सड़क छाप महेंद्र सिंह यादव कॉमन पीपुल का जो दर्द है उसको लेकर के जीता है, लेकिन ताकत देने की बारी आती है तो हमारा समाज पीछे छूट जाता है। नेपाल की सीमा को सुरक्षित करने के लिए क्या कुछ रोड मैप आपके द्वारा हो सकता है? सर मैं करता रहा हूं, मैं तो कहा हूं आपको, एक थानाध्यक्ष के खिलाफ आमरण अनशन और खुद को आत्मदाह कर लेने की चेतावनी देकर के 2 दिन 3 दिन 48 घंटे के अंदर में आप यह साबित कर देते हैं कि अपराधी का संरक्षण देने वाला थानाध्यक्ष है। महोत्तरी जिला से प्रत्येक दिन 1 अपहरण 2 अपहरण होकर के इंडिया में लाए जाते थे अपराधी। यहां बगल में खैरवा नदी के उस पार यहां से भी रिकवरी हुआ था। नरगा में इस चौहद्दी में अपहृत को रखा जाता था, फिरौती वसूली जाती थी। महोत्तरी जिला के एसपी हुआ करते थे राम प्रसाद श्रेष्ठ, वो आकर के हमारे कदमों में गिर गए कि हमको थानाध्यक्ष बेला ने 1 लाख रुपया ठग भी लिया है कि हम पकड़ के देंगे क्रिमिनल्स को। एसपी एक नेपाल के सांसद के साथ मेरे पास आए थे। मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहता, बहुत सारी बातें हैं। और मैंने सहयोग किया नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन को, और यहां से 4 वेटरन क्रिमिनल्स ऑफ नेपाल जो यहां बैठ करके यहां के अपराधियों के सहयोग से अपराध को कारित करते थे, वहां से लोगों को उठाकर लाते थे और यहां गिरफ्त में रख करके पैसे की उगाही करते थे। वो पूरा गिरोह एलिमिनेट कर दिया गया मेरे सहयोग से। उस पुलिस अधिकारी को एसएसपी और बाद में डीआईजी बनाया गया और चॉइस पोस्टिंग नेपाल में दी गई। मैं ऑन द रिकॉर्ड मतलब इस लायक हैं, जो काम कोई नहीं कर सकता, जो काम कोई नहीं करवा सकता, उस पर महेंद्र सिंह यादव खड़ा उतरने वाला है। आप बात करिएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड पार्टी, लोग रियलाइज करते हैं कि काम का आदमी महेंद्र सिंह यादव है। कुछ लोग कहते हैं कि विधानसभा के प्रत्याशी रोड पे मछली नहीं मरवा सकते, आपने मछली मरवा दिया था और उसमें जो है सत्ता पक्ष के लोग को बहुत फायदा हो गया। कुछ काम थोड़ा सोच समझ के किया कीजिए, इस पर थोड़ा अपना बयान दीजिए। सर, मछली मरवाया था सर हमारे इस इलाके के लोग परिहार टू धरड़वा पड़वाहा और पड़वाहा टू परिहार जो मुख्य पथ है उसमें कई वर्षों से 3 फीट 2.5 फीट पानी रोज हिलते थे। किसी का कार खराब हो जाता था, छोटी गाड़ियां, कोई इसमें गिर करके कई लोगों का ब्रेन हेमरेज हो गया, हाथ पैर टूट गया। मैंने बेहतर समझा कि उसमें बैठ करके मछली मारा जाए और सत्ता शासन की कुंभकर्ण जहां वो पानी लगता था उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में हमारे 15 साल के जो विधायक पति पत्नी हैं, सत्ता बिहार परिहार और दिल्ली सभी जगह जो काबिज हैं उनका आवासीय घर है और उसी रास्ते से दिन रात गुजरते भी हैं। तो हमने उनके संज्ञान में देने के लिए, सरकार के संज्ञान में देने के लिए एक लोक लुभावन नहीं कह सकते हैं, एक सनसनी पैदा करने वाला तरीका अपनाया। और मैं गुजर रहा था 1 सप्ताह पहले तो देखा वहां पर पानी नहीं लगे, जल जमाव नहीं हो, इसके लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं, यद्यपि उसकी ऊंचाई कुछ और होनी चाहिए थी। अब हमारे विधायक जी क्लेम किए कि हम 28 लाख की योजना सैंक्शन करा है, वो 28 लाख का काम नहीं है। फायदा तो यदि 28 लाख का काम होता तो बेहतर कार्य होता। चलिए उनको 28 लाख में कुछ पैसे चुनाव लड़ने के लिए बच गए होंगे, लेकिन पब्लिक को थोड़ी राहत, 3 फीट पानी हिलते थे तो अब 1 फीट हिलेंगे, 1.5 फीट हिलेंगे। बात चुनाव की, कुछ तो राहत पब्लिक को मिली ना। बात चुनाव की आप कर रहे हैं। पूरे बिहार में देखा जाए विधानसभा चुनाव जो होता है जाति और पार्टी पर होता है। इस समीकरण को आप परिहार विधानसभा में कैसे तोड़ पाएंगे? थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा परफेक्ट जवाब दीजिए। सर मैं पार्टी और जाति के नजरिए से काम नहीं करता हूं। बिहार की जनता तो जाति और पार्टी के नाम पर चुनाव करती है ना। जाति और पार्टी के आधार पर वोटिंग का परंपरा है, लेकिन इसी बिहार में पप्पू यादव जैसे लोग पार्टी की वर्जनाओं को तोड़ करके, जाति की सीमाओं को तोड़ करके सांसद होते हैं। अभी जो ब्रजवासी एमएलसी हुए हैं लोकल बॉडी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो भी हुए हैं तो पार्टी और जाति की वर्जनाओं को तोड़ करके ही हुए हैं। और कई लोग बिहार में बिना पार्टी के भी जीतते रहे हैं। इसलिए मेरा भरोसा और विश्वास है, कॉमन पीपुल के साथ मेरा डायरेक्ट जुड़ाव है। देर सही दुरुस्त हम बिना पार्टी के समीकरण से भी हम आ सकते हैं और इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस मेरा बेटर रहा है। आप देख लीजिए 2010 और
मेरा 2 बार इंडिपेंडेंट मैं चुनाव लड़ा हूं। मेरा परफॉर्मेंस देख लीजिए, मेरा एग्रीगेट देख लीजिए, इंडिपेंडेंट मेरा परफॉर्मेंस बेटर रहता है। वैसे कोई भी व्यक्ति कठिन मार्ग को नहीं चुनना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है थोड़ा सा शॉर्टकट मिले, थोड़ा सा आसान रास्ता मिले, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन जिसे बना बनाया रास्ता नहीं मिलता है, आसान राह नहीं मिलता है, उसे बीहड़ को चीर करके मंजिल तक जाने की बाध्यता होती है। तो मैं भी बीहड़ को चीर करके मैं खांडव प्रस्थ को ही इंद्रप्रस्थ बनाने की तैयारी में हूं। सब बात जो है कौन सी किताब पढ़ते हैं थोड़ा बता दीजिए। सर मैं मानव जीवन को पढ़ता हूँ, मानव जीवन को पढ़ता हूँ प्रैक्टिकली, और वहीं से मुझे शिक्षा मिलती है कि इंसान को जो भी हालात हो उसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए और हताश निराश नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति और हर हालात को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। मनुष्य का जन्म जब से होता है तब से वो चुनौतियों से घिरा होता है और मनुष्य का जो एग्जिस्टेंस है वो चुनौतियों से घिरा होता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी चुनौतियां हैं। मैंने इन चुनौतियों के साथ संघर्ष करना सहजतापूर्वक स्वीकार किया है और अभी तो मैं जवान ही हुआ हूं। संघर्ष का कोई डेडलाइन नहीं होता। मैं बहुत सहज रूप से राजनीति करता हूं सर। लोगों के लिए जितना कर सकता हूं, मालिक ने जितनी क्षमता, जितना नाम शोहरत दिया, लोगों के लिए करता हूं और उनसे ताकत मांगता हूं कि आप थोड़ी ताकत और देंगे, थोड़ा और आपके लिए कर पाऊं। मानव जीवन को आप पढ़ते हैं, मानव जीवन में जो है मानव जीवन को विकास करने के लिए जनता आपको आशीर्वाद देती है परिहार विधानसभा क्षेत्र से। आपका रोड मैप क्या है? अगर आपको आशीर्वाद मिल गया, आपने क्या रोड मैप किया कि हमको ये 5 साल में ये काम करके दिखाना है? देखिए, हम जिस इलाके से आते हैं ये कृषि प्रधान इलाका है। हमारी जमीन काफी उपजाऊ है और हमारे पास सिंचाई के लिए मीठे पानी का स्रोत, नदियों का संजाल है। हम उस पानी को किसानों के खेत तक लाने में सफल होंगे। हम अपनी मेहनत से माथे पर टोकरी से मिट्टी ढो करके 91 से लेकर के और 2019 तक हमारे गांव से उत्तर, हमारे ही पंचायत में बंजरी ये गांव है, यहाँ से 1 किलोमीटर उत्तर, वहां 91 से लेकर के 2019 तक जन सहयोग से मैं भी मिट्टी का टोकरी ढोता था और जन सहयोग से 6-7 किलोमीटर नहर मैंने कोड़वाया है। उधर 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 कई नहर कोड़वाया जन सहयोग से, कोई सरकार के फंड से नहीं। और लगातार मिट्टी का बांध बांध करके सिंगवाहिनी, खुटा, नरकटिया, मल्हा टोल, रवाही, कुनैया, लक्ष्मीपुर, तेलियाही, बाया, बाड़ा, फुलट्टा, शिवनगर, मलाही, बंजरही, बथुआरा, इन तमाम गांवों को सिंचाई में देता रहा हूं मिट्टी का बांध बनवा करके। और संघर्ष करके 11-12 में, वित्तीय वर्ष 11-12 में इस पंचायत को हमारे माननीय तत्कालीन जो डीएम साहब थे दयानिधि पांडे जी, उन्होंने गोद लिया था आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए। जब इस गांव में कार्यक्रम करने वो आए तो हम लोगों ने, हमारी वाइफ से, मैं जिला पार्षद थी, मेरी वाइफ सरिता जी 2 बार यहाँ से जिला परिषद क्षेत्र 23 संख्या से जिला पार्षद के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। उस समय दोबारा वो जिला पार्षद हुई। 2001 में पहली बार जीती थी और 2011 में दूसरी बार वो जीती थी। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया डीएम महोदय को कि हम लोग मिट्टी का बांध बांधते हैं और वो काफी ऊंचाई पर है, वहां से पानी 10-20 गांव में हम पहुंचा पाते हैं मिट्टी का बांध बांध करके भी। यदि वहां पर एक बियर आप बना दे, यदि वहां पर एक सुलिस गेट आप बना दे तो हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। ये नहर बना दिया जाए तो लगभग हमको लगता है, तो नहर का रूपरेखा तो हमने जन सहयोग से करीब करीब बना दिया था, लेकिन नदियों में पानी को रोकने के लिए पक्का बांध चाहिए था। मिट्टी का बांध तो ज्यादा फोर्स होता है, बह जाता है, मेहनत बेकार चला जाता है। तो उन्होंने खुद जाके सर्वे किया, उनके साथ पूरा महकमा जाके सर्वे किया और उन्होंने रिकमेंडेशन करके भेजा। करीब 400 करोड़ का उन्होंने प्रस्ताव भेजा था सरकार के पास। उतना तो नहीं, लेकिन योजना सैंक्शन हुई बहुत फॉलो करने के बाद 18-19 में, और वो योजना कार्यान्वित होने लगी तो उसमें भी भयंकर लूटमार हुआ। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करता हूं, मैंने काफी, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था उस समय, और काफी लिखा पढ़ी करने के बाद कुछ बेहतरी ऊपर में हुई, नीचे में तो लूट लिया गया उस योजना को, क्योंकि हम भी उस समय केस मुकदमा से लेकर के और परिवार में कुछ हादसा हो गया जिस कारण से बेड रिडन थे, तो हम भी ज्यादा फॉलोअप्स नहीं कर सके। लेकिन हमने जो लिखा और जांच बिठाया उसके आलोक में कुछ बेहतर कार्य हुए और उस सिंचाई के बैरेज से आज किसानों को 10-5 गांव में, 15 गांव में, 20 गांव में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो पा रहा है। तो हमारा जो प्रयास है वो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी रहा है। रही बात रोड मैप का, तो हम खेतों में पानी पहुंचाने में, इस छोटे एरिया में, मैं नहीं कहता पानी पहुंचा पा रहे हैं हम, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है।
और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर आधारित जो उद्योग है, एग्रो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जो आधारित उद्योग है उसको यहाँ लगाया जा सकता है और उससे हमारा आमदनी किसानों का बढ़ेगा, हमारा जीवन स्तर उठेगा। हम बात करते हैं, हमारा एक पोटैटो चिप्स मार्केट में आता है, हमारा इलाका आलू का बड़ा उत्पादक है। आलू का एक भी कोल्ड स्टोरेज हमारे पास सीतामढ़ी में नहीं है। क्यों? जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, आलू कच्चा सौदा है, आप लंबे समय तक उसको यूं नहीं फेंक सकते हैं, कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में आपको डालना पड़ेगा। आज तक इतने दिनों बाद भी सरकार ने एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था यहाँ नहीं किया। हम करेंगे उसकी व्यवस्था, जहां उत्पादन होता है उसी क्षेत्र में करेंगे। समस्तीपुर पटना क्यों जाएंगे हमारे किसान? मछली की पोखड़ा का बहुत संख्या है हमारे इस इलाका में। मत्स्य उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ डेयरी की असीमित संभावना है, हम उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे, चिलिंग प्लांट्स की व्यवस्था करेंगे। उसके अलावे कृषि पर आधारित जो उद्योग है, हम आलू की चर्चा किए तो आलू 10-20 रुपए हम बेचते हैं, 15 रुपए बेचते हैं, 12 रुपए बेचते हैं किलो। और यदि उसके पोटैटो चिप्स हम बना लेते हैं, पोटैटो चिप्स बनाना रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम छोटे छोटे मशीन, छोटे छोटे तरीके किसानों को दे करके और उसको अपना जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसका बाई प्रोडक्ट्स तैयार करके बेहतर कीमतों कमा सकते हैं। हमारा गन्ना है, उसके कई बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हमारा मक्का है, कॉर्नफ्लेक्स कितना महंगा बिकता है बाजार में? बहुत महंगा है। हमारा मक्का 10-20 रुपए बिकता है, कॉर्नफ्लेक्स 200, 400, 500, 1000 रुपए बिकता है। तो हम अपने मक्के से बाई प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा करके बाई प्रोडक्ट्स तैयार करके और उसको अंतरराष्ट्रीय जगत में मार्केट उपलब्ध करा करके अपने किसानों की दशा हम सुधार सकते हैं। हमारे पास यूथ का स्किल्ड लेबर हमारे पास है, जो एम्ब्रॉयडरी से लेकर के, सिलाई से लेकर के, रंगाई पोताई से लेकर के, राज मिस्त्री से लेकर के कई तरह के स्किल्ड लेबर्स हमारे पास हैं। दे आर अनरजिस्टर्ड। उनको यहां पर हम अवसर दे करके उन मानव संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके अपने राज्य को, हम अपने इलाके को हम खुशहाल बना सकते हैं। हमारी सरकार इस पर दम भरती रही है, लेकिन उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए हमारे पास असीमित संभावना है। जहां पर यूथ है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उपजाऊ भूमि है, सिंचाई के लिए जल संसाधन उपलब्ध है, वो इलाका खुशहाल क्यों नहीं हो सकता है? हमारे पास इन चीजों के लिए कार्यक्रम नहीं है। और हमारे जो हुक्मरान है ये करके नहीं बनना चाहते, वो हर जात से एक आइकन पैदा करते हैं। इस जात का ये नेता, इस जात का ये नेता, इस जात का ये नेता, और उस पर फंडिंग करते हैं, उसका चेहरा दिखाकर उस जाति वर्ग का वोट लेते हैं और सत्ता शासन का मजा लेते हैं। उस संपूर्ण समाज का विकास करने के लिए उनको कठिन राह अपनाना पड़ेगा, एक मास्टर प्लान लेना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन हर जात का एक आइकन खड़ा करके उस जात का वोट ठगना आसान। हमारे पास रोड मैप है, हमने दुनिया को देखा है। मैं सिंगापुर की चर्चा आपको किया हूं। तो सिंगापुर को एक एलकेवाई नाम का नेता मिला जिसने 30 वर्षों में दुनिया का सिरमौर बना दिया। एक भारतीय के पर कैपिटा इनकम से एक सिंगापुरियन का पर कैपिटा इनकम 32 गुना ज्यादा है। आपके जिला का 1872 रुपए है इनकम जी। चलिए, और सिंगापुरियन का $90,000 से ज्यादा है। चलिए, सवाल रहेगा सर, सीतामढ़ी के बहुत सारे लड़के जो है, परिहार विधानसभा के बहुत सारे लड़के सीतामढ़ी में हॉस्टल में रह करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे जान पहचान के भी है। उनका कहना रहता है कि परिहार विधानसभा में बहुत सारे मजदूर लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश कमाते हैं और जब खास करके छठ और दिवाली के बीच में उनका ट्रेन सीतामढ़ी में रुकता है और सीतामढ़ी में उतर जाते हैं। अगर 7 बजे भी उतरे, 8 बजे उतरे तो परिहार आने के लिए उनके पास न टेम्पो होता है, न बस होता है। अगर मिल भी जाए तो रास्ता में उनका घर तक पहुंचने के उनका बैग सुरक्षित रहेगा, उनका पर्स सुरक्षित रहेगा। वो सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं। और अन्य राज्यों में देखा जाए तो स्टेशन पे पुलिस विभाग का गाड़ी लगा होता है, वहां पर 2-4 पुलिस के सिपाही होते हैं और उन्हें, उन मजदूरों को सुरक्षित घर तक भेजा जाता है। इस क्षेत्र में प्रयास करने के लिए क्या आप प्रयास करेंगे, आपको अगर जनता मौका देती है तो? सर ये तो बड़ी बात है नहीं, इच्छा शक्ति की बात है, योजना बनाने की बात है। क्योंकि अब तक प्रयास किसी ने, जिन्हें सत्ता मिला है उन लोगों ने नहीं किया, इसलिए आपसे सवाल ये सब करके नहीं बनते हैं ना। इस पॉइंट पर तो पब्लिक में दोष है ना कि आप किसको जवाबदेही देंगे, किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी एक बीजेपी के नेता हमारे हैं गडकरी साहब, वो कहते हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे घोड़ों को मिलती नहीं घास,
और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। गधों को च्यवनप्राश कौन खिला रहा है? यही पब्लिक तो खिला रही है। आपकी जरूरत क्या है? आपको परोसा क्या जा रहा है? बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, बच्चा दूध के लिए मिला रहा है, पिलपिला रहा है, रो रहा है, और माँ उसको झुनझुना थमा देती है, खेलो इसे। तब हमको रिक्वायरमेंट जो बात अब कहे हैं, रेगुलर बस सर्विस खास फॉलोड बाय स्कोर्ट्स पार्टी। आप हर रूट में जितने रूट्स हैं, आप 5-10 गाड़ियां जो प्लेटफॉर्म आपका है, जो बस स्टैंड है, वहां पर रखें और सुरक्षित अपने जो बाहर से प्रवासी मजदूर आते हैं उनको सुरक्षित घर आप पहुंचा दें। ये कोई बड़ा चीज तो है नहीं। इसके लिए सोच डेवलप करने की बात है, महसूस करने की बात है कि जो हमारे पब्लिक है, जो हमारे नौजवान हैं, जो मेहनत करके प्रदेशों में जाकर गाड़ी खून जला करके अपनी गाड़ी मेहनत से जो पैसे कमाते हैं, उनका पैसा और जान सुरक्षित रहे प्रदेश से लौटने के दरमियान, तो हम करेंगे इन चीजों को। क्योंकि आपके पास एक सोच, एक विजन, एक रोड मैप होना चाहिए। और हमने देखा है दुनिया को कि कैसे सुंदर बनाया जा सकता है व्यवस्था को। इसलिए जब अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, तो अपनी सोच को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसे भी इंडिविजुअल लेवल पर मेरे से जो संभव है मैं करता रहता हूं। और इसी कारण से आप जब जाएंगे हमारे इलाका में, आप बात करेंगे, तो कॉमन पर्सन का रिएक्शन ये होगा कि आई फील बेटर देन अदर्स, आई कनेक्ट विद कॉमन पीपुल बेटर देन अदर्स। लोग बोलते हैं कि औरों से अलग है, औरों से बेहतर है महेंद्र सिंह यादव। अब प्यार हमसे करते हैं, निकाह हमसे नहीं करते, शादी हमसे नहीं करते, शादी किसी और से कर लेते हैं लोग। ये तो उनकी मजबूरी है, पता नहीं किस मजबूरी में, कई मजबूरियां लोगों की होती है। मैं चार्ज नहीं करता हूं, जब मुझे प्यार करते हैं मैं भी उनसे प्यार करता हूं, तो प्यार में शिकायत नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि संघर्ष का डेडलाइन नहीं होता है, संघर्ष तो अनवरत चलता रहता है और संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। मैंने सीमा रेखा निर्धारित नहीं किया है, जब तक सांस है तब तक आस है। मैं लोगों के बेहतरी के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए, उनकी खुशहाली के लिए ताज जिंदगी संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे महेंद्र सिंह यादव। इनकी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार और आप